हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो 2021 में हमारा पेपर हुआ था उस पेपर को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो उस पेपर पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हम चलते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। हमसे पूछा है कि जो तद्भव शब्द नहीं है, पहली यूनिट से ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है राय, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है दाहिना, ऑप्शन डी है कवि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कवि। कवि इसका राइट आंसर है। कवि है वो तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। जो तत्सम शब्द हैं उसको हम बताएं तो जो तत्सम शब्द है वो जो संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। तत्सम उसके समान, जिसमें कोई बदलाव ना हो। और अगर हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव में जो कुछ बदलाव के साथ, जिसमें थोड़ा चेंजमेंट हो, उसमें कुछ फेरबदल कर दिया गया हो और फिर वो हिंदी में आए तो उसको कहेंगे तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर है कवि है वो तद्भव शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है यूनानी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो अरबी। अरबी जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ये भी पहली यूनिट का प्रश्न है जो पूछा गया है। तो पहली यूनिट से भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहली यूनिट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है तेन, ऑप्शन बी है हीगेल, ऑप्शन सी है विको, ऑप्शन डी है वोल्टेयर। हमसे पूछा है कि इनमें से किन के अनुसार इतिहास की जो व्याख्या है वो द्वंद्वात्मक पद्धति पर। तो द्वंद्वात्मक पद्धति पर किसने मानी है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हीगेल ने जो है इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति पर मानी है। किसने? हीगेल ने। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता है। ऑप्शन ए जिन धर्मसूरी, ऑप्शन बी सुमतिगण, ऑप्शन सी मुनि जिनविजय, ऑप्शन डी आसगु। तो जो हमसे पूछा है कि चंदनबाल रास की रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सुमतिगण। बी इसका राइट आंसर है। सुमतिगण है वो चंद्रबाल रास के रचयिता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हमें प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में हम ये ध्यान नहीं देते कि इसमें पूछा है नहीं है या है। तो इसमें पूछा है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी बाबा लालदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है वो भक्ति काव्य में निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य इनमें से क्या है, जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है छंद, ऑप्शन बी है अलंकार, ऑप्शन सी है रस और ऑप्शन डी है ध्वनि। तो जो भाषा भूषण का विवेच्य हमें बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अलंकार। अलंकार को भाषा भूषण का विवेच्य माना गया है। 2021 का ये हम पेपर कर रहे हैं। जो पिछले साल जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका जो प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिक्रिया की है। तो जो इंसा अल्लाह खां है भारतेंदु के समय के,
तो उन्होंने जो अपनी भाषा है उनमें किस प्रकार के शब्दों को जो है शामिल नहीं करने की प्रतिक्रिया की है, या कहें कि जो उनकी भाषा है उसमें किस प्रकार के शब्दों को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए है बाहर की बोली, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी बाखापन, ऑप्शन डी तत्सम। तो इसका राइट आंसर होगा तत्सम। तत्सम शब्दों को इन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें शामिल नहीं किया है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा तत्सम शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसमें नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। ये पंक्तियां हैं छायावाद के समय की, कि सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, बी सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी निराला की पंक्तियां हैं, ऑप्शन डी महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी जो है सुमित्रानंदन पंत। पंत को प्रकृति का कवि भी कहा गया है। तो छायावाद के चारों ही कवि हैं ये। इनको हमारे पेपर में अगली बार हमसे पूछ लेगा कि जो छायावाद के 4 कवि हैं उनको क्रमानुसार रखिए, तो हमसे क्रमानुसार दे देगा। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद 1899। इनका जन्म हम याद रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1899। जो है निराला 1899, सुमित्रानंदन पंत 1900, तो महादेव वर्मा 1907। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, तो 1907 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हम याद रखेंगे कि जो छायावाद के कवि हैं उनको हम क्रमानुसार कैसे रखेंगे, उनका क्रम जन्म के अनुसार उनको कैसे रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना। जो काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है कि किस आचार्य ने रीति को, जो रीति है उसका एक भेद अवंती माना है। तो ऑप्शन ए है भामह, ऑप्शन बी है वामन, ऑप्शन सी है कुंतक, ऑप्शन डी है भोजराज। तो इसका राइट आंसर होगा 4। भोजराज ने जो है रीति का एक भेद अवंती को माना है। जो भामह है, आचार्य भामह, वो अलंकार के प्रवर्तक हैं। वामन है वो रीति संप्रदाय के। तो इनको हम याद रखेंगे। जो काव्य शास्त्र से हमसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन काव्य शास्त्र से भी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शब्दार्थियों था वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। शब्दार्थियों यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है। ये भी काव्य शास्त्र से ही प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कुंतक, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी भोजराज, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, राजशेखर ने इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न जो हमारा है, टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है। टॉमस स्टर्न्स इलियट की अगर बात करें, टीएस इलियट, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो हैं तो जो इन्होंने सिद्धांत दिया था परंपरा का सिद्धांत। टीएस इलियट ने किसका सिद्धांत दिया था, तो परंपरा का सिद्धांत दिया था। इन्होंने परंपरा किसको माना, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है संस्कृति का अंश नहीं है, परंपरा है वो निर्जीव होती है, परंपरा अनुपयोगी है, परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो जो टीएस इलियट के अनुसार परंपरा मानी उन्होंने, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जो है परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो टीएस इलियट ने परंपरा के बारे में जो सिद्धांत दिया उन्होंने परंपरा को जीवित संस्कृति का अंश माना है। अगला हमारा प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए एलन टेट, ऑप्शन बी टिलियर्ड, ऑप्शन सी क्लिंथ ब्रुक्स, ऑप्शन डी सर विलियम एम्सन। जो इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन 3 क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स को अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के रचनाकार हैं। जो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, तो क्लिंथ ब्रुक्स। इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। तो प्रश्न को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें मनोविश्लेषणवाद के जो संबंध में है वो बात नहीं पूछी गई कि मनोविश्लेषणवाद का संबंध निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन ए है कामवृत्ति, ऑप्शन बी पाठ संरचना, ऑप्शन सी अहम, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा बी
जो पाठ संरचना है उसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। और जो अन्य 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, कामवृत्ति, अहम और मनोविश्लेषण पद्धति, ये तीनों क्या है, इनका संबंध मनोविश्लेषणवाद से बताया गया है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि मनोविश्लेषणवाद से संबंध निम्नलिखित में से नहीं है, तो पाठ संरचना का संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर बी होगा, पाठ संरचना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो हमसे प्रश्न लगभग इसमें यही पूछे जा रहे हैं कि नहीं है, अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। ऑप्शन ए है अल्बर्ट कामू, ऑप्शन बी एजरा पाउंड, ऑप्शन सी मार्टिन हेडगर, ऑप्शन डी जियां पॉल सार्त्र। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को अस्तित्व का चिंतक नहीं माना गया है। हम याद रखेंगे एजरा पाउंड जो अस्तित्व के चिंतक नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी हुई क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए है कड़ियां, ऑप्शन बी है तमस, ऑप्शन सी है झरोखे, ऑप्शन डी है बसंती। तो जो तमस उपन्यास है उसके अंदर जो पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी हुई क्रूरताओं का वर्णन इसमें किया गया है। तमस उपन्यास के अंदर हमें भारत विभाजन की त्रासदी भी देखने को मिलती है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने की समस्या, सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक मतभेद लोगों के अंदर फैला हुआ है। हिंदू मुस्लिम जातियों के अंदर लोग बटे हुए हैं, धर्मों के अंदर आपसी लोग बटे हुए हैं, जो सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। तो तमस उपन्यास में हमें वो दिखाई देता है। पंजाब के इसमें जिक्र किया गया, पंजाब के एक क्षेत्र का इसमें जिक्र किया गया है तमस उपन्यास में। ये भी हमसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पंजाब के क्षेत्र का जिक्र किया गया है? तो तमस उपन्यास है, उसमें पंजाब का जिक्र किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ऑप्शन ए, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती है। ऑप्शन बी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ऑप्शन सी है, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ऑप्शन डी, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है ए और डी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है बी और डी, ऑप्शन डी है ए और सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 3 होगा, जिसमें बी और डी हमें दिया गया है। बी और डी में अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी में क्या माना है, बी और डी, कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। और ऑप्शन डी है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम जो पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम जो पाठ का हमें जिक्र किया गया है उसमें क्या क्या बातें सही है, ये हमसे पूछा है। तो जो ऑप्शन ए है एक टायर की राम कहानी, ऑप्शन बी है लेखक के चालक की कहानी, ऑप्शन सी है मिस्टर पीटर की कहानी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 ए और बी। तो ए और बी में जो है एक टायर की कहानी और अगर हम बात करें लेखक के चालक की कहानी, इसमें जो परशुराम से तुर्कम की जो वर्णन है उसमें किया गया है, एक टायर की कहानी राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। अगला हमारा जो प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये जो पंक्तियां हैं वो गोदान में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन ए है धनिया, ऑप्शन बी झुनिया, ऑप्शन सी छिलिया, ऑप्शन डी पटेश्वरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो धनिया। धनिया है जो हीरा की पत्नी होती है। प्रेमचंद का बहुत ही अच्छा किसानी उपन्यास है ये, जिसके अंदर किसानों की दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। किस तरह मतलब कि किसान उस समय जमींदारों के कर्जे के नीचे दबे हुए थे, उस चीज की बहुत ही मार्मिक तरीके से इसमें घटनाएं दिखाई है। होरी जो एक किसान होता है जो जमींदारों के मतलब जो अपना जीवन है वो उनकी खुशामद करते करते निकाल देता है और उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो ठुमरी कहानी संग्रह का हमसे
प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए है आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन बी है पंचलाइट, ऑप्शन सी है तीसरी कसम, ऑप्शन डी है रसप्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आदिम रात्रि की महक। ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक इसमें हमारा राइट आंसर होगा, जो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। और जो तीन ये बच गए, तीसरी कसम बहुत ही अच्छी कहानी है तीसरी कसम। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है, पीछे भी पूछा गया था कि जो हीरामन होता है उसने कौन कौन सी तीन कस्में खाई थी। तो पहली कसम थी कि चोरी का माल गाड़ी में नहीं ला देगा, और जो दूसरी कसम खाई थी कि कंपनी की जो स्त्री है उसको गाड़ी में नहीं बिठाएगा, और जो तीसरी कसम खाई थी वो थी बांस गाड़ी में नहीं ला देगा। तो ये तीन चीजें इसने अपनी इस कहानी में थी, जो कस्में खाई थी तीन। चोरी का माल नहीं ला देगा, कंपनी की औरत को नहीं बिठाएगा और बांस नहीं ला देगा। तो ये तीनों ही तीसरी कसम, पंचलाइट और रसप्रिया, ये तीनों ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित की गई हैं। और जो आदिम रात्रि की महक ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यशपाल के झूठा सच उपन्यास में केंद्रित विषय कौन से हैं। तो जो झूठा सच उपन्यास है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1958 में। तो 1958 में झूठा सच है वो प्रकाशित होता है। इसके दो भाग हैं जो यशपाल के द्वारा रचित हैं, जो झूठा सच, और इसके दो भागों में जो पहला भाग है वो 1958 में प्रकाशित होता है। इसमें वतन और देश, और जो 1960 में होता है वो देश और भविष्य। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो कौन कौन से विषय हमारे इसमें केंद्रित हैं, तो ऑप्शन ए विभाजन की त्रासदी, ऑप्शन बी नारी की व्यवस्था का शोषण, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दंगों का भयावता, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए और सी किसमें है, ऑप्शन बी में। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन बी, ए और सी। विभाजन की त्रासदी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हमें इसमें दिखाई देंगे। और जो सांप्रदायिक दंगे हैं, लोगों में आपसी भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो चुका था उस समय। हिंदू मुस्लिमों में आपसी टकराहट हमें इसमें देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति मारकाट की भावना लोगों में दिखाई देती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो राइट आंसर होगा, ए और सी, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावता झूठा सच उपन्यास में हमें दिखाई देती है। अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। जो शिवसिंह सरोज है, शिवसिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रंथ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राम सतसई, ऑप्शन बी कड़खा रामायण, ऑप्शन सी दोहावली, ऑप्शन डी कवित रामायण। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए और बी, जो हमारा पहला ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन राइट होगा ए और बी, राम सतसई और कड़खा रामायण इसमें ग्रंथ दिए गए हैं, जो शिवसिंह सरोजा में दिए हुए हैं, राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो जो इसमें हमें मिलान करना है, अभिमन्यु अनंत कहाँ के हैं, तो मॉरिशस, ए का 2, बी का जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम, और जो हमारा ऑप्शन डी है सहोदरा शिव तो ट्रिनाड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। जो अभिमन्यु अनंत हैं उनका संबंध मॉरिशस से है, ये देखिए, और जो जोगिंदर सिंह कंवल है उनका फिजी से। मिलान करने वाले प्रश्न भी आजकल हमसे पूछे जाते हैं कि 4 चीजें दे देंगे उनको, या तो उनके सन से जो प्रकाशन वर्ष दे रखा है उनसे मिलाइए, या उनके रचनाकार है या उनकी जो रचनाएं हैं उनसे मिलान कीजिए। तो जो सूर्य प्रसाद वीरे हैं वो सूरीनाम, सूर्य प्रसाद से सूर्य प्रसाद और से सूरीनाम, से दोनों शुरू हो रहे हैं, और सहोदरा शिव है वो ट्रिनाड से, ट्रिनिडाड सहोदरा शिव। तो अगला हमारा प्रश्न है, कै बिरहिनी क्यों मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है। कै बिरहिनी क्यों मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाई। जो 8 पहर का जो विरह है, 8 पहर, उसका जो उसमें दिखाया गया है कि जो
विरह वर्णन है वो मुझसे सहा नहीं जाता है। तो इसमें किस प्रकार का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विरह की अतिशयता, विरह की अतिशयता का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है। जो हिंदी भाषा की हमारी उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है शोरसेनी, ऑप्शन बी है नागरा अपभ्रंश, ऑप्शन सी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी है वर्तमान हिंदी। तो ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ऑप्शन बी है बी सी डी ए, ऑप्शन सी है सी डी ए बी, ऑप्शन डी है डी ए बी सी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी जो भाषा थी, तो शोरसेनी, ऑप्शन ए हमारा सबसे पहले शोरसेनी, फिर अपभ्रंश, और फिर पश्चिमी हिंदी, और फिर वर्तमान हिंदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ए बी सी डी। सबसे पहले शोरसेनी, शोरसेनी से फिर अपभ्रंश, और फिर पश्चिमी हिंदी, और फिर वर्तमान हिंदी। अगला हमारा प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी है श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये छायावाद के बाद के जो कवि हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो इनका अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम बात करें, तो जो इनका हमसे समय पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन इसमें जो है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सबसे पहले होगा राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और श्रीधर पाठक, और फिर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अगला हमारा प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, जो तीसरी कसम कहानी है उसमें जो स्थान है उसका किस किस का स्थान का जिक्र हमारे यहाँ किया गया है, उसका हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है फारबिसगंज, ऑप्शन बी है ओराही हिंगना, ऑप्शन सी है चेथरिया पीर, ऑप्शन डी है सिरपुर बाजार। तो जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि बी और सी। बी और सी ये ऑप्शन तो इसका शायद गलत है, बी और सी इसमें नहीं होगा। जो है फारबिसगंज का तो इसमें जिक्र किया गया है, फारबिसगंज के साथ चेथरिया पीर, ए और सी इसका जो ये तो ऑप्शन नहीं है। जो है फारबिसगंज और तीसरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीन, ऑप्शन तीन जो है ए और डी, सिरपुर बाजार और जो है फारबिसगंज, ए और डी, सिरपुर बाजार और फारबिसगंज, ए और जो है डी इसका राइट आंसर होगा, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगर बात करें लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं इसमें से कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रहलाद चरित, ऑप्शन बी है रणधीर और प्रेम मोहिनी, ऑप्शन सी है नियम निर्घोष, ऑप्शन डी है कीर्ति केतु। तो जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी और सी और डी, ए और डी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए और डी, ए और डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या, प्रहलाद चरित्र और कीर्ति केतु, प्रहलाद चरित्र और कीर्ति केतु जो है इसका राइट आंसर होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, तपय लागी अब जेठ आषाढ़ी, आषाढ़ का इसमें वर्णन किया है। मोही पीयू बिन छाजनी बही गाड़ी, तन तिनियर भा झुरोखरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है। नागमती का जो विरह वर्णन है उसका वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है कि जो विरह की आग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आषाढ़ के महीने में भी वो विरह की आग थम नहीं रही है। तो ये इसमें पूछा गया है कि इस पूरे कड़वक में, तो नागमती का जो है वो किसमें लिखा गया था, कड़वक शैली में लिखा गया था, ये बात हम याद रखेंगे। तो जो है इसमें किस दशा का विचार किया गया है, यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका मनोहर चित्रण इसमें किया गया है। तो ये किसके जो है कथन है,
तो ऑप्शन ए जो है चंद्रबली पांडे ने ये कथन कहे हैं, नागमती के बारे में ये बातें कही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुर इनके, जल बिंदु दृष्ट ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। तो इस छंद में प्रेयसी के किस गुण की या प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। तो जो ऑप्शन ए है प्रेयसी के रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं। ऑप्शन सी है प्रेयसी निर्दय है। ऑप्शन डी है प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रेयसी के लिए जो ये उपमान है वो बिल्कुल नए हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है काव्यादर्श, ऑप्शन बी है औचित्य विचार चर्चा, ऑप्शन सी है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ऑप्शन डी है अभिनव भारती। तो जो ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ऑप्शन बी है ए सी डी बी, ऑप्शन सी है सी ए बी डी, ऑप्शन डी है डी बी ए सी। तो इनको अगर हम देखें, सबसे पहले काव्यालंकार की सूत्रवृत्ति, फिर काव्यादर्श, फिर औचित्य, फिर अभिनव भारती। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन के रूप में लिखित है, जो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन ए है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। ऑप्शन आर जो हमारा कारण है आर, वो है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। जो ये है आर जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, तो वो विरोधी नहीं है, ये बात गलत है। अगला हमारा जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है। जो टीकाएं लिखी गई थी ब्रज भाषा के अंदर, उनमें से कौन सी असंगत है। तो जो बिहारी सतसई की टीका लिखी थी वो भगवान दीन ने लिखी थी, ये सही है। कवि प्रिया की टीका लिखी थी हरिचरण दास ने, वो भी सही है। ऑप्शन सी है रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, ये ऑप्शन गलत है। तो असंगत इनमें कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो रामचंद्रिका की टीका है वो जानकी प्रसाद ने नहीं लिखी है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अस्मिता के लिए, ऑप्शन बी आलोक पर्व, ऑप्शन सी बकलम खुद, ऑप्शन डी मन पवन की नौका। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी बी ए डी। सबसे पहले सी जो है बकलम खुद, फिर बी आलोक पर्व, फिर ए अस्मिता के लिए, ऑप्शन डी मन पवन की नौका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य। जो प्रिय प्रवास है हरिओंद की रचना है, खड़ी बोली की पहली ये रचना मानी गई है प्रिय प्रवास। इसमें कौन से कथन सही है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला काव्य है। ऑप्शन सी इसके छंदों का तुकांत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें 27 सर्ग हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 4 होगा, बी और सी। बी और सी क्या है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है ये। और ऑप्शन सी है वो इसमें छंदों का तुकांत नहीं है। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। प्रिय प्रवास है जो किसकी रचना है हमसे पूछेगा तो हरिओंद की रचना है, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। केशवदास के बारे में हमसे पूछा गया है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। ऑप्शन सी इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। ऑप्शन डी कवि इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 है जो डी, इसका राइट आंसर है। ए और डी। ए और डी में क्या है, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, तो वीर सिंह देव चरित लिखी है। और जो ये हैं किसके समकालीन थे, तो इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। तो ए और डी जो हमारा आंसर 4 है वो इसका राइट आंसर होगा।
अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ शास्त्रीय इसमें जो दिए हुए हैं उनको हमें मिलान करना है। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। जो प्लेटो की बुक है, प्लेटो की 3 बुकें हैं, इयोन, द लॉज और रिपब्लिक। इनको हम याद रखेंगे, इयोन, द लॉज, द लॉज, ये द लॉज, द लॉज और रिपब्लिक। तो इनको हम याद रखेंगे। ऑप्शन ए का 2, बी का 4, बी का 4 क्या है, बी स्मार्ट। डब्ल्यू के ने क्या लिखा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। शॉर्ट हिस्ट्री की बात किसने की, बी स्मार्ट, डब्ल्यू के। ऑप्शन सी है उसका 3, ऑप्शन सी कोलरिज का लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिविस ने क्या है, दी ग्रेट ट्रेडिशन, द ग्रेट ट्रेडिशन किसने, फ्रैंक रेमंड लिविस ने। तो कोलरिज ने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर पे लेक्चर्स किसने दिया, तो कोलरिज ने। और जो प्लेटो है उसने इयोन, इयोन, द लॉज और रिपब्लिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका है राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो क्या है अभिकथन, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण है क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो ए है कि नाटक उद्देश्य, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। बिल्कुल सही है ये बात कि जो नाटक होता है उसका उपदेश देना, एकमात्र उसका उद्देश्य जो होता है वो जनता को उपदेश देने का कार्य जो है नाटक हमारे सम्मुख करता है। नाटक के माध्यम से हम जनता को उपदेश देने का कार्य करते हैं। और जो ऑप्शन इसका जो कारण दिया हुआ है, क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, तो ये बात असत्य है, ये बात असत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा 3, ए सत्य और आर असत्य। अगला हमारा प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। कविता क्या है निबंध, पहली बात तो अगर हमसे पूछे किसका है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। तो ऑप्शन ए चिंतामणि भाग 1, ऑप्शन 2 है चिंतामणि भाग 2, ऑप्शन सी है चिंतामणि भाग 3, ऑप्शन डी है चिंतामणि भाग 4। तो जो इसका राइट आंसर है, चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है निबंध संकलित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखित निबंध है, कविता क्या है निबंध। अगला हमारा प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटकों में नहीं मिली, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी। तो जो भारतेंदु युग के लेखकों की निबंध रचना में जो उनकी सफलता मिली उतनी कविता और नाटकों में उन्हें नहीं मिली, यह कथन किसका है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जो है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा का एक कथन है कि जो जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध और रचनाओं में मिली उतनी सफलता जो है वो कविता और नाटक में नहीं मिली है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया। जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है अरियल, ऑप्शन बी है पद्दड़िया, ऑप्शन सी है कवित, ऑप्शन डी है सवैया। तो जो इसका राइट आंसर होगा कवित छंद में। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है मुख्यतः। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के कवि हैं, उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं रही है। निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। ऑप्शन बी है प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक विलक्षण की प्रवृत्ति है।
ऑप्शन सी है निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। ऑप्शन डी है निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर है 3। 3 इसका राइट आंसर है, ए और डी है। ए और डी क्या है? ए और डी है। निराला जी बहु वस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा है। एक तो ये सही है और डी है जो निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ये रामचंद्र शुक्ल ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बातें कही हैं। तो ऑप्शन ए और डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति होगी। यह कथन किसका है? किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति होगी। तो सौंदर्य की अनुभूति की बात ये कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सौंदर्य की अनुभूति की बात करी है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न है, सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है दलित जीवन। दलित जीवन की अगर हम बात करें तो दलित जीवन पर आधारित क्या है? धरती धन्य अपना। राजनीतिक बोध पर, राजनीतिक बोध पर क्या है? तो तमस जो उपन्यास है उसकी रचना राजनीतिक बोध पर की गई है। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो मानस का हंस। मानस का हंस वह जीवनी परक उपन्यास है। आत्मकथात्मक शैली, तो आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो जो है ए का 4, ए का 4 किसमें है? तो ये देखिए ए का 4, बी का 1, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा। बी हमारा राइट आंसर है। ये देखिए बी हमारा जो है राइट आंसर है। दलित जीवन का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो धरती धन्य अपना में किया गया है। और जो राजनीतिक बोध का वर्णन किया गया है वो तमस उपन्यास में किया गया है। इसका मैं पहले भी बता चुका हूं। और जो जीवनी परक उपन्यास है वो मानस का हंस है। और ऑप्शन डी है जो आत्मकथात्मक शैली है वो शेखर एक जीवनी की जो अज्ञे के द्वारा रचित है। शेखर एक जीवनी जो 1942 में और 1944 में इसकी रचना होती है। इसके 2 अंक है, शेखर एक जीवनी भाग 1, शेखर एक जीवनी भाग 2। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न जो है उसकी बात करें, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से है? राम की शक्ति पूजा जो निराला के द्वारा लिखित कविता, लंबी कविता है, उसका हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जो उससे संबंधित कथन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। ऑप्शन बी है राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। ऑप्शन सी इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों का विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। इसमें राम एक दैवी शक्ति के रूप में है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 में क्या है? ए और सी है। ए और सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ए और सी अगर हम बात करें तो राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र इसमें किया गया है। जो इसकी पंक्तियां हैं शुरुआत में ही हुआ राम रावण का ऐसे करके कुछ जो पंक्तियां हैं वो शुरुआत में ही है। तो उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। और जो ऑप्शन सी है इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। तो ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्याय पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कन्यादान, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी सच्ची वीरता, ऑप्शन डी बसंत की हवा। तो पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है सी और डी, चौथा है ए और सी। तो चौथा हमारा जो राइट आंसर है ए और सी। ए और सी जो है ये देखिए कन्यादान और सच्ची वीरता। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के जो निबंध है वो कौन कौन से हैं? कन्यादान और सच्ची वीरता। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो प्रकृति जाके जोई अंग परी समान पूछू कोटिक जो लागे सुदीन काहू करी। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो क्रीड़ा राम क्रीड़ा रास। जेही न इच्छा झूली बे की ऐसी बुद्धि के ही पास। थारो रूप देखा अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी।
गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी, आवरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, तंबिहि नीति के भावई। तो ये जो पंक्तियां दी हुई हैं ये उनको हमें मिलान करना है। तो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो जो मीरा की जो भाषा है राजस्थानी की, थारो रूप देख्या अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। तो जो इसमें ऑप्शन ये देखिए सी का ऑप्शन 3, इसमें हम देखेंगे सी का ऑप्शन 3 किसमें है, तो ऑप्शन 3 और 4 में हमारे को दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गई, ए और बी हट गए हैं, तो ऑप्शन सी और डी है इसमें देखना होगा। तो ए का प्रकृति का जो वर्णन है वो सूरदास ने, प्रकृति जाके जोई अंग परी, सूरदास ने इसका वर्णन किया है। तो ए का 1, तो इसमें ए का 1 ऑप्शन 3 है जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। हमसे पूछा है किस उपन्यास के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए वामा शिक्षक, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। तो जो हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वहां पर शोषण किया गया लोगों का, आर्थिक शोषण और उसकी लूटपाट का वर्णन इसमें किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य के डायरी में किस प्रकरण से ली गई हैं? जो साहित्य की डायरी के अंदर प्रकरण दिए हुए हैं उसमें से किस से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन ए है, एक लंबी कविता का अंत, लंबी कविता के अंत जो प्रकरण है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मुन्नर, ऑप्शन बी सोमर, ऑप्शन सी सुदेसर, ऑप्शन डी मुन्नेसर। तो जो मुर्दैया के पात्र से संबंधित नहीं है वो है सुदेसर। सुदेसर का जिक्र मुर्दैया में नहीं किया गया है। इसके अलावा जो पात्र हैं मुन्नर, सोमर और मुन्नेसर, इसका वर्णन मुर्दैया जो तुलसीराम की रचना है उसमें किया गया है। मुन्नर, सोमर और मुन्नेसर का। सुदेसर है इसका ऑप्शन जो है 3, इसका राइट आंसर होगा। इसका वर्णन इसमें नहीं किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जो कथन दिए गए हैं उनका फिर से हमें सही और गलत का चयन करना है। तो अभी कथन है, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसका ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या है। जो आर है ये इसकी सही व्याख्या है कि जो वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। गलत बात, पटियाला में उनका जन्म नहीं हुआ था। ऑप्शन बी है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये सही आंसर है। अगला है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। तो ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ भी पूछना हो तो फारसी में पूछो। ये बात गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी और सी है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में, बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में लिखने वाले पहले कवि थे। इनकी जो है खलीकबारी बाणियां और जो है ये प्रसिद्ध थी अमीर खुसरो की। तो अगले जो प्रश्न की हम बात करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए है भारत की भाषा समस्या, ऑप्शन बी है मार्क्स और पिछड़े हुए समाज,
ऑप्शन सी है प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन डी है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो जो पहला ऑप्शन है डी बी सी ए बी डी सी, ऑप्शन सी है सी ए डी बी, ऑप्शन डी है ए सी बी डी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेमचंद और उनका युग जो है, प्रेमचंद और उनका युग। फिर उसके बाद भारत की जो भाषा की समस्या थी वो उठाई गई। फिर मार्क जो है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, और फिर मार्क्सवाद। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा सी ए डी बी। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं, अस्तित्ववाद की विशेषताएं हमसे पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है जीवन की निरर्थकता का बोध, ऑप्शन बी है जीवन की सार्थकता का बोध, ऑप्शन सी है मृत्यु बोध, ऑप्शन डी है परंपरा के प्रति आस्था। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ए और सी। जो जीवन की निरर्थकता का बोध इसमें अस्तित्ववाद की विशेषता है, और मृत्यु बोध, ये दो घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। जो इसकी प्रवृत्तियां हैं वो ये है, जीवन की निरर्थकता का बोध और उसमें मृत्यु बोध का वर्णन इसमें किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ऑप्शन ए है सहस्वर वाचन, जो गीता का वाचन करता है वो उसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऑप्शन ए सहस्वर वाचन, ऑप्शन बी गुनगुनाकर, ऑप्शन सी मौन रहकर, ऑप्शन डी ऊंचे स्वर में। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 मौन रहकर जो है गीता का वाचन इसमें कवि के जो लेखक के जो पिता हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन ए है सीमाएं टूटती है, ऑप्शन बी है एकदा नैमिषारण्य, ऑप्शन सी है शतरंज के मोहरे, ऑप्शन डी है कथा कहो उर्वशी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए और डी सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। ये जो दो उपन्यास सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। इनके जो रचित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे, ये दोनों उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है परिंदे संग्रह में कितनी कहानियों की संख्या है। जो परिंदे कहानी संग्रह है उसके अंदर कितनी कहानियां संकलित की गई हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 13। तो जो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की उसके अंदर कितनी कहानियां संकलित है, तो 7 कहानियों का संकलन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। तो वो जो रस से संबंधित जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है 10 रूपक, ऑप्शन बी है काव्यादर्श, ऑप्शन सी है साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी है काव्य अलंकार। तो रस से संबंधित इनमें किस कौन कौन सा है, ए और सी साहित्य दर्पण और 10 रूपक। तो हमारा ऑप्शन होगा ए हमारा राइट आंसर होगा। जो रस से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ है, तो ए और सी 10 रूपक और साहित्य दर्पण जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवदेव पांडे। तो जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है उसमें ये प्रश्न है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। तो ये कथन किसका है, भूदेव पांडे का। ये हम याद रखेंगे कि भूदेव पांडे ने ये बातें कही थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। जो ऑप्शन ए है भारत को जगाता है, ऑप्शन बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, ऑप्शन सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, ऑप्शन डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो जो आखिरी अंक में भारत भाग्य का जो वर्णन किया गया है इसमें 6 अंक हमें दिए गए हैं। हमसे पूछ लेगा कि इसमें कितने अंकों का वर्णन है, तो इसमें 6 अंकों का वर्णन इसमें किया गया है। तो जो आखिरी का जो अंत है
उसमें भारत जो भाग्य है वो क्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन भारत नहीं जागता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, जो भारत को जगाता है, भारत भाग्य। अगला हमारा प्रश्न है, जो हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें से उर्मिला का विचार कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। ऑप्शन बी है, किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। ऑप्शन सी, किसान राज समाज से अधिक सुखी है। ऑप्शन डी है, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा कि राज्य सुख है जो भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। जो पंक्तियां हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, कि हम तो राज्य सुख के लिए मरते हैं, लेकिन वो राज सुख हमें तो प्राप्त नहीं होता, जो कुछ भाग्यशाली लोग हैं वो राज सुख उन्हीं को प्राप्त होता है। तो ये इसमें नहीं, सही नहीं है ये पंक्तियां। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो सप्तपर्णी जो रचना है वो किसकी है? गिरिराज किशोर की। लौट आ ओ धार, तो दूधनाथ सिंह, बी का 4, और सी का हम हसमत कृष्णा सोबती, आज के अतीत भीष्म साहनी। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए का 2 जो है सप्तपर्णी गिरिराज किशोर, लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, हम अस्मत कृष्णा सोबती, आज की अतीत भीष्म साहनी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल शंकरत्यान की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल शंकरत्यान की पुस्तकें, मेरी जीवन यात्रा, विस्मृति यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरी लद्दाख यात्रा। इसका राइट आंसर होगा मेरी लद्दाख यात्रा। तो आगे हमारा प्रश्न है, उपन्यासों से उनके स्थानों का वर्णन किया गया है, जो उनको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, लाहौर का जिक्र किस उपन्यास में किया गया है? तो झूठा सच उपन्यास है जो यशपाल का, उसमें लाहौर का वर्णन किया गया है। शिवपालगंज जो है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। और ऑप्शन सी है कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज किसका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा में इसका वर्णन किया गया है। और अमृतसर उसने कहा था, कहानी है जो उसने कहा था, तो उसका वर्णन उसमें किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो लाहौर का जिक्र है वो झूठा सच उपन्यास में किया गया है, शिवपालगंज का जिक्र राग दरबारी उपन्यास में किया गया है, कान्यकुब्ज का बाणभट्ट की आत्मकथा में किया गया है, और जो है अमृतसर का जिक्र उसने कहा था में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैलाचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी सहदेव मिश्र, ऑप्शन डी बलभद्र नारायण। तो जो कमला और सहदेव मिश्र है वो इसके पात्र हैं, कमला और सहदेव मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो मैलाचल है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके पात्रों का ए और सी, कमला और सहदेव मिश्र इसका राइट आंसर है, ए और सी। अगला हमारा प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुनिरादि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, इनको हम याद रखेंगे। इस दोहे में सखी है वो राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती हैं। ऑप्शन बी, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। ऑप्शन सी, नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है। ऑप्शन डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, कि जो वो राधा के जो रूप की तारीफ करके उसके मान को छुड़ाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है, अगर बात करें, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुंधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है?
ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी कीर्ति चौधरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गिरिजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन के शीर्षक की जो कविता किस कवि से प्रेरित है, तो गिरिजा कुमार माथुर से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो होली है किसकी रचना है, तो प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बाल भगत भट्ट। और मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र का। तो जो राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा कि जो होली है वो किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। और मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। और परंपरा बंधन नहीं है विद्यानिवास मिश्र की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वः पुनरस्तम परेहि दुरापना वात इवा में समी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत है। उर्वशी की ये पंक्तियां हैं। तो जो इसका मूल स्रोत क्या होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मावर्त पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में इसका स्रोत जो है लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। हर बार लगभग इस नाटक से पंक्तियां पूछी जाती हैं। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन पंक्तियों को याद रखेंगे कि चाणक्य ने कहा था कि जो है मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करता हूँ। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका वररुचि ने ये बात कही थी। प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो है वररुचि ने कहा था कि मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करता हूँ। तो अगला प्रश्न है, मिलान करना है। कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उनको उनके रचनाकारों से, उनकी जो कविताएं हैं कि वो पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। मिलन के पल केवल 2-4 विरह की कल्प अपार। ऑप्शन बी है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ऑप्शन सी, सिंधु की नी सिमटा पर लघु लहर का लोस कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से। तो ऑप्शन जो ए है, मिलन के पल वे केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो ऑप्शन ए का जो आंसर है वो परिवर्तन जो कविता है उससे ली गई है, विरह का वर्णन इसमें किया गया है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तो ये कामायनी का इसमें जिक्र है। सिंधु की नी सिमटा पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो इसका राइट आंसर है संध्या गीत। अगला है, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मिहिर कंकर पात से। ऑप्शन डी का जो है प्रिय प्रवास। तो जो इसका राइट आंसर है वो 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। ऑप्शन बी, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए आज विषक्त है। ऑप्शन सी, कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। ऑप्शन डी, कवि शौक से गीत लिखना और बेचता है। ऑप्शन ए है ए और सी, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है बी और डी, ऑप्शन डी है सी और डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, कि जो व्यावसायिकता के कारण जो है आज का कवि अपने गीत लिखकर बेचने के लिए मजबूर है। उसकी मजबूरियां इतनी हो गई है कि उसको जो गीत है वो बेचने पड़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कोई चीज बेचता है तो वो किस कारण से बेचता है, उसकी मजबूरियों के कारण। और अगला जो ऑप्शन है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के, जो ग्राहक है उसकी मर्जी के लिए ही वो अपने
अनुसार जो है अपने गीत लिखता है और ग्राहक की मर्जी के अनुसार ही वो गीत बेचता है। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं, आगे के जो उपन्यास हैं उनके पात्र कौन कौन से हैं? तो जो ऑप्शन बी और सी है इसका राइट आंसर होगा भुवन और सरस्वती। भुवन और सरस्वती, सरस्वती जो पात्र है वो शेखर एक जीवनी का जो उनका उपन्यास है उसके पात्र है। भुवन और सरस्वती दो पात्र हैं, जो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी और सी इसका राइट आंसर होगा, भुवन और सरस्वती। अगला हमारा प्रश्न है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए है राग दरबारी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी जुलूस, ऑप्शन डी बलचनामा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसके अंदर शिवपालगंज का वर्णन हमें दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे प्रश्न है, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। ऑप्शन ए है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर होता है। ऑप्शन बी है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। ऑप्शन सी है, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। ऑप्शन डी है, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। तो पुरुरवा के द्वारा ये संवाद कहे गए उनमें कौन कौन से सही हैं? तो जो इसमें सही उत्तर होगा वो बी और डी है। बी और डी कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। पुरुरवा ने कौन सी कथन कही थी? तो मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ और प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा और मैलांचल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? शेखर एक जीवनी, जो इसका तो 1941 और 1944 में लिखा गया था। 1941 और 1944 में इसके दो भाग हैं। तो अगला है सी बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर है डी मैलांचल, फिर है तमस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। श्रृंगार मंजरी किसकी है? तो चिंतामणि की। ऑप्शन बी है साहित्य सार, साहित्य सार किसकी है? तो मतीराम की। रस सारांश किसकी है? तो रस सारांश की बात करें तो भिखारीदास। ऑप्शन डी है प्रेमचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका देव की, प्रेमचंद्रिका देव की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका राइट आंसर बी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है मानस का हंस, ऑप्शन बी है झूठा सच, ऑप्शन सी है राग दरबारी, ऑप्शन डी जिंदगीनामा। तो सबसे पहले राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, फिर मानस का हंस, फिर ऑप्शन डी जिंदगीनामा और फिर झूठा सच। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी ए डी बी। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। तो कुबेरनाथ राय के निबंध कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी और सी, कामधेनु और आगम की नाव। तो ये किसमें है? ऑप्शन बी के अंदर इनमें सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है कि कामधेनु और आगम की नाव जो निबंध संग्रह है वो कुबेरनाथ राय के निबंध है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा बी, बी और सी, कामधेनु और आगम की नाव। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। ऑप्शन ए स्त्री स्वावलंबी है, ऑप्शन बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, ऑप्शन डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो जो इसका ऑप्शन बी है हमारा वो सही होगा कि जो पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न है, इसमें हमें मिलान करना है कि जो चित्तौड़ का सर्वनाश का वर्णन इसमें किसने किया गया है, तो ऑप्शन ए का 3 है। ऑप्शन जो बसंत है वो भारतेंदु हरीशचंद्र का है। जो रूस रुका है वो विवेक राय। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। जो मोहन राकेश के कहानी संग्रह है उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें रचनाक्रम को रखना है। ऑप्शन ए है फौलाद का आकाश। ऑप्शन बी नए बादल। ऑप्शन सी एक और जिंदगी। ऑप्शन डी जानवर और जानवर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें सबसे पहले नए बादल, फिर है जानवर और जानवर, फिर है एक और जिंदगी और फिर है फौलाद का आकाश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोहन राकेश के जो कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न जो है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। ऑप्शन ए है प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। ऑप्शन बी है पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। ऑप्शन सी है आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। ऑप्शन डी है सहृदय आलोचना, आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो जो इसका राइट आंसर है प्रभाववादी आलोचना के बारे में सही तथ्य बी और डी इसका राइट आंसर है। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है और सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के जो कहानीकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी और डी। तो बी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, बी और डी। नई कहानी जो आंदोलन है उनके कहानीकार कौन कौन है, तो दूधनाथ सिंह ना, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का आदिकाल। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कबीर, कबीर है वो सबसे पहले। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 में है, पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, बाद में बताऊंगा मैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 में है, 1952 में है। और फिर है हिंदी साहित्य मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप और फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। ये शायद 1952 में है और ये वो 1940 में है। ये 1952 में है और वो 1940 में है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, CBAD, CBAD। इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला जो प्रश्न है, कथन दिए गए हैं कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा कि जो ए है दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, ये बात सही है। लेकिन आर है जो कथन है उसका जो कारण है वो गलत है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये बात गलत है। कि मात्र दलित विमर्श ही इस पर विचार कर सकता है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ये सत्य और असत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी रोमांच, ऑप्शन सी उल्लेख, ऑप्शन डी वैदर्भी। तो जो अलंकारों के अंतर्गत आते हैं वो दीपक और उल्लेख है। ऑप्शन ए और सी इसका राइट आंसर होगा। तो ए और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा जो है उत्तर सही है, ए और सी। जो अलंकारों के अंतर्गत आते हैं वो दीपक और उल्लेख। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता में संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। ऑप्शन ए है
जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। ऑप्शन बी है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपांकार का चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी, कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए और सी इसका राइट आंसर होगा कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता में ने इस कविता के रूप जो विधान की जटिलता है और उसको प्रभावशाली बना दिया है। और ऑप्शन सी है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत तत्सम की शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेरदा भी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासक के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा शरतचंद्र का जो उपन्यास है आवारा मसीहा, ये किसका कथन है उसमें जो पूछा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है कि तुम्हारा पथेरदा भी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। तो ये आवारा मसीहा के जो है रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कि जो राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, राष्ट्रपति का आदेश 1960 में, और जो राजभाषा अधिनियम 1963 में, और जो राजभाषा नियम है वो 1976 में। तो इनका हम ए का दो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि और किसी में भी ए का 2 नहीं है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। राजभाषा आयोग है उसकी स्थापना 1955 में, राष्ट्रपति का आदेश है 1960 में, और जो राजभाषा अधिनियम है वो 1963 में, और जो राजभाषा नियम है वो 1976 में। तो अगला हमारा प्रश्न है, आज के लिए यही हमारे जो प्रश्न थे 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।